हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल रिसर्च एंड ओवरव्यू। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे ड्रग डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें हम दो फेजेस में उसको करते हैं, एक क्लिनिकल ट्रायल और एक प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद क्लिनिकल ट्रायल में जाने के लिए और क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कराने से लेकर के और मार्केट में ड्रग को लाने तक के लिए जो हमारा प्रोसेस है उसका एक ब्रीफ डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ से कि कोई जब क्लिनिकल रिसर्च हमें करनी होती है तो हम सबसे पहले एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। जब हम प्री क्लिनिकल ट्रायल करके आ जाते हैं, हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद जो हमारा रिसर्चर होता है या फिर जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है उस प्रोजेक्ट पे, उस प्रोडक्ट पे, वो क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले क्या करता है, एक प्रोटोकॉल बनाता है, एक डिजाइनिंग करता है कि कैसे किस मैनर में वो एक किस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किस स्टेप बाय स्टेप वो एक क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट कराएगा। तो जिसमें हमारा जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में वो सारी चीजें मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल कि उस फंडिंग उसकी कहाँ से होगी, बजट कितने बजट में ये हमारा ये क्लिनिकल ट्रायल होगा, उसके स्पॉन्सर कौन कौन से होंगे, या वो खुद स्पॉन्सर करेगा या कोई और उसको स्पॉन्सर कर रहा है, ये सारी चीजें वो एक प्रोटोकॉल बनाता है। एक प्रोटोकॉल हमारा कह सकते हैं एक प्लान्ड प्रोफार्मा होता है जिसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ब्रीफली अगर बात करें तो जब प्रोटोकॉल बन जाता है उसके बाद हम IND प्रोसेस पे जाते हैं। IND प्रोसेस मतलब कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं, जो IND रिपोर्ट होती है, IND रिपोर्ट को हम ले जाकर सबमिट करते हैं, किसको, FDA को सबमिट करते हैं। अब हमारी जो IND रिपोर्ट होती है, IND रिपोर्ट में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, जितनी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की है हमने उन सबका रिकॉर्ड होगा, टॉक्सिसिटी का रिकॉर्ड होगा, उसका जो हमारा एनिमल टेस्टिंग का रिपोर्ट है, उसके एडवर्स इफेक्ट, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। वो सारी IND में हम उसको फाइल करेंगे और उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे FDA को। FDA हियर इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे टॉक्सिसिटी, एनिमल स्टडी, इन सब रिपोर्ट के साथ साथ जो IND एप्लीकेशन होती है उसमें हम ये सारी चीजें भी मेंशन करते हैं कि हमारे कितने पीपल इन्वॉल्व हैं इस टेस्टिंग में, कितना टाइम लिमिट होगा, क्या क्या प्रोसेस होंगे, कैसे हम डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें ये हम सब कुछ मेंशन करते हैं अपने IND एप्लीकेशन में। उसके बाद FDA हमारा अप्रूवल देता है IND एप्लीकेशन को। तो FDA जो है, FDA के पास 30 दिन का समय होता है। वो 30 दिन के अंदर जो है हमारे फाइल को या तो अप्रूव करेगा या तो डिसअप्रूव करेगा। डिसअप्रूव करने के रीजन हो सकते हैं कि हमारी स्टडी अप टू डेट ना हो, ये रीजन हो सकते हैं, और भी काफी रीजन है। हमें देखना है यहां से कि FDA अप्रूव कर दिया। FDA ने जब अप्रूवल दे दिया हमारे प्रोडक्ट को फर्दर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, CRF जो हमारा है वो है केस रिपोर्ट फॉर्म। केस रिपोर्ट फॉर्म में हम जिन पेशेंट, जो ह्यूमन वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर हमें ये क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराना है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन हम CRF मतलब केस रिपोर्ट फॉर्म में नोट डाउन करेंगे। जब ये उन सबका डेटा कलेक्ट, पेशेंट का डेटा जो हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम वो जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करेंगे। फिर फाइनल सारी रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे ले जाके IRB को। IRB जो है वो हमारा इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ये एक ऐसा गठन है जिसमें हम पब्लिक, जो पेशेंट है उसके ऊपर ये वर्क करता है। इसमें एथिक्स कमेटी बनती है। एथिक्स कमेटी जो होती है वो कई सारे डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उसमें। जैसे हमारा पहला उसमें मान लेते हैं फार्माकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट हो गया। देन उसमें लीगल एक्सपर्ट्स, जो सारे लॉज वगैरह इन सबको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, लीगल एक्सपर्ट हो गया। क्लिनिकल एक्सपर्ट हो गया, जो ट्रायल्स करते हैं सारे, वो क्लिनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें। देन नेक्स्ट इसमें एथिक्स मैनेजमेंट वाले होते हैं।
एथिक्स मैनेजमेंट, इन सब लोगों की एक कमेटी होती है जो कि हमारा वर्क करती है ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। जो पेशेंट हमारे एज ए वॉलंटियर अब क्लिनिकल ट्रायल में वर्क कर रहे हैं, तो उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, उन पे अगर एट अ टाइम कोई हार्म हो जाता है तो उनका स्पॉन्सर करना, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा उठाना, ये सारा काम होता है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम होता है, वो होता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड का। तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड पे जब हम अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो वो हमें अप्रूवल देती है, या फिर वो डिसअप्रूवल भी दे सकती है। डिसअप्रूवल का कारण ये हो सकता है उसमें कि हो सकता है कि उसे ऐसा लगे कि जो क्लिनिकल ट्रायल के प्री क्लिनिकल ट्रायल के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हार्म कर सकते हैं ह्यूमंस पे, सेफ नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, तो वो डिसअप्रूव कर सकती है। तो हम बात करते हैं अगर आईआरबी ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद काफ़ी रोल्स आते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, इन्वेस्टिगेटर के, एथिक्स कमेटी के, कुछ रोल्स होते हैं बीच में जो अप्रूवल के बाद वो अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारी ड्रग जो है वो फेज 1 ट्रायल में जाती है। तो पहले हम बात करते हैं स्पॉन्सर की। तो स्पॉन्सर का जो रोल होता है वो सबसे पहला और प्राइमरी रोल जो इसका ये है, वो इंप्लीमेंट और मेंटेन कराता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्यूए हियर इज क्वालिटी एश्योरेंस। जो हमारे स्टडी हो रही है वो जीसीपी गाइडलाइंस के थ्रू हो रही है कि नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, इन सारे चीजों की देखरेख करता है हमारा स्पॉन्सर। उसके साथ वो जो डॉक्यूमेंटेशन, जो रिपोर्ट हो रही है, जो हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, उसकी जो फर्दर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जो जीसीपी ने गाइडलाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं या नहीं, ये सारा काम हमारा स्पॉन्सर देखता है। उसके बाद वो साथ ही साथ कुछ टाइम पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करता है कि हमारा डेटा यहाँ तक हमारा काम पहुँचा है, हमने ये चीज़ें अब तक एनालाइज की हैं। इन सारे चीज़ों का एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। उसके बाद उसका काम होता है एक मेडिकल कंपनसेशन डिटेल सबमिशन। मतलब जो हम ह्यूमन वॉलंटियर इन्वॉल्व है, उसकी कोई इंजरी, मेडिकल इंजरी या एट अ टाइम ऑफ क्लिनिकल ट्रायल उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या क्या वो एंसिलरी फैसिलिटीज या मेडिकल कंपेंसेशन क्या प्रोवाइड करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें वो एक डिटेल सबमिशन करता है कमेटी को स्पॉन्सर। उसके बाद हम रोल देखते हैं इन्वेस्टिगेटर का। इन्वेस्टिगेटर का भी एक जो प्राइमरी रोल है उसका भी सेम रोल यही है कि वो देखेगा कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट हो रहा है वो अकॉर्डिंगली जीसीपी और प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है कि नहीं। मतलब प्रोटोकॉल, यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रोटोकॉल जो हमने लिखा था कि कैसे कैसे हमें कंडक्ट कराना है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर हम उस प्रोटोकॉल में एक माइनर चेंज भी करते हैं तो हमें इन्फॉर्म करना होगा ये चीज़ अथॉरिटीज़ को। बिना इन्फॉर्म किए हम कोई भी माइनर से भी माइनर चेंज हम अपने प्रोटोकॉल में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो ह्यूमन ट्रायल में क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रही हैं, सीरियस इफेक्ट्स, उसके अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ों को भी रिपोर्ट करने का काम हमारा इन्वेस्टिगेटर का होता है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे सब्जेक्ट को थ्रू इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस। इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस क्या होता है? ये एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म होता है। कौन सा? कंसेंट फॉर्म होता है। कंसेंट फॉर्म में हमारा क्या होता है कि जो ह्यूमन वॉलंटियर इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको हम एक डिटेल देते हैं कि हाँ आपके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या अब हमें ये तो पता है नहीं कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या हो सकता है, तो उसे एक डिटेलिंग दी जाती है कि हाँ ये ट्रायल आपके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। एंड अनटिल एंड अनलेस अगर वो तैयार नहीं होता है, उसकी कंसेंट नहीं होती है, तब तक हमारे ऊपर हमें कोई राइट नहीं है उसके ऊपर कंडक्ट कराने का ट्रायल। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का जो रोल होता है या फिर जो हमारे आईआरबी होती है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ये इस बोर्ड का संगठन ही हुआ है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, सेफ्टी एंड वेल बीइंग। जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, कि जैसा होता है कि लोग जो क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर एंड ऑल। तो इस वजह से एथिक्स कमेटी का काम होता है उनकी प्राइवेसी को मेंटेन कराना,
और उनके साथ एथिकल वे में काम हो रहा है कि नहीं, इन सब को मेंटेन करने का काम जो है वो एथिक्स कमेटी का होता है। साथ ही साथ वो स्टडी करती है प्रोग्रेस रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट को। जिस साइट पे काम हो रहा है टाइम टू टाइम जो हमारी एथिक्स कमेटी होती है वो हमारी विजिट करती है साइट पे जहाँ पे हमारा काम हो रहा है, और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती है, ऑडिट करती है। ठीक, अब जैसा मैंने पहले बता चुका है कि एथिक्स कमेटी में हर टाइप के लोग होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, एथिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सारे लोग से बनी एक कमेटी होती है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि रोल्स क्या क्या होते हैं अप्रूवल के बाद। आईआरबी का जब अप्रूवल मिल गया हमें क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, तो ये सारा रोल हो गया स्पॉन्सर, इन्वेस्टिगेटर, एथिक्स कमेटी का। उसके बाद जो हमारी ड्रग्स हैं वो जाती हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में। अब यहां से हम बात करते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल की। फेज 1 जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ये पहला स्टेज होता है ह्यूमन टेस्टिंग की तरफ, और इसमें हम जो बेसिक या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, बेसिक जो ऑब्जर्वेंस देखते हैं हम वो देखते हैं ड्रग्स की सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, पीके पीडी रिलेशंस। ठीक, ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद ये हम एक कन्फाइंड ग्रुप ऑफ पीपल पे करते हैं, मतलब हम इसमें 20 से 25 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं और उनके ऊपर स्टडी करते हैं, और इस स्टडी का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 6 to 12 मंथ्स होता है। इसमें हमारा जो एम है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल का वो क्या है, एमटीडी और डीएलटी पता करना, मतलब कि मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज और डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी। अब हम मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कैसे पता करेंगे, तो जो हम ये देखते हैं यहाँ पे लिखा हमारा सिंगल असेंडिंग डोज, सैड मीन्स सिंगल असेंडिंग डोज। इसमें होता क्या है कि पहले हम 3 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं, उन्हें ड्रग्स एडमिनिस्टर कराते हैं। अब जो हमने उन्हें ड्रग एडमिनिस्टर कराई, सपोज किया कि उन्हें कोई इफेक्ट शो नहीं किया उन्होंने, तो हम फिर नेक्स्ट 3 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं और हम डोज की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। उसके बाद एडमिनिस्टर कराते हैं नेक्स्ट 3 में, मतलब जो पहले के 3 हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं इनमें नो इफेक्ट, फिर जो 3 लेंगे इसमें हमारा आएगा टॉक्सिक इफेक्ट। जब नेक्स्ट 3 में हमारा टॉक्सिक इफेक्ट आता है तो सेम डोज हम अनदर 3 वॉलंटियर्स को देते हैं, और उनमें भी अगर हमारा टॉक्सिक इफेक्ट शो होता है तो हम ये मान लेते हैं कि जो डोज हमने इस ग्रुप के पीपल को दी थी वो हमारी मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है। इससे ज्यादा डोज वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा बॉडी में। ठीक, मैड मतलब कि मल्टीपल असेंडिंग डोज। मल्टीपल असेंडिंग डोज में क्या होता है, हम लोअर डोज में मतलब डोज कम रहती है लेकिन मल्टीपल डोज हम दे देते हैं पेशेंट, ग्रुप ऑफ पेशेंट को। उसके बाद उनके चेक करने का जो तरीका होता है, हम उनके बॉडी फ्लूइड या उनके ब्लड प्लाज्मा को चेक करते हैं, वो हमारा आता है मल्टीपल असेंडिंग डोज में। नेक्स्ट है इसमें फूड इफेक्ट। फेज 1 ट्रायल में हम फूड इफेक्ट को भी चेक करते हैं कि कैसे खाना हमारा दवा के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि अगर हम एम्प्टी स्टमक हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर हो रहा है, या हमारा फुल स्टमक में एब्जॉर्प्शन का रेट क्या है, ये सारी चीज़ों मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू फूड हम चेक करते हैं फूड इफेक्ट में। तो ये एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन हो गया फेज 1 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेज 2 के बारे में। अब यहाँ से फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल जो हम करते हैं वो हम करते हैं थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, मतलब कि हम थेरेपेटिक इफेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, मतलब उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं कि कैसे कैसे वो इफेक्ट शो कर रही है। ये हम अराउंड 200 से 300 ह्यूमन वॉलंटियर या ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर कंडक्ट कराते हैं, और हमारा जो प्राइमरी एम होता है वो होता है सेफ्टी और एफिकेसी ड्रग्स की पता करना। साथ ही साथ वो ड्रग्स ह्यूमन में कोई साइड इफेक्ट कॉज कर रही है नहीं कर रही है, उसका थेरेपेटिक रिस्पांस जो हमें डिजायर्ड रिस्पांस चाहिए वो रिस्पांस दे रही है कि नहीं। जो फेज 2 होता है ये हम करते भी हैं, जो हमारे जिस डिजीज़ के लिए हमने जो अपनी दवा बनाई है उस डिजीज पर्सन पे करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स पे नहीं करते हैं। फेज 1 ट्रायल जो हमारा था वो हेल्दी वॉलंटियर्स पे था। फेज 2 में हम
डिजीज्ड कंडीशन वाले वॉलंटियर्स को लेते हैं और उनके ऊपर इफेक्ट देखते हैं कि हमारे जो दवा का डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमें ऑब्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 6 मंथ टू सेवरल ईयर्स, मतलब 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल लग जाते हैं हमारा फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। और जो बात करते हैं अगर ऑब्जेक्टिव की, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया कि सेफ्टी और एफिकेसी पता करते हैं, साथ ही साथ डोज एफिशिएंसी रिलेशन पता करते हैं कि किस डोज पे हमारी दवा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव या एफिशिएंस हो रही है। थेरेपेटिक डोज रेजिमेन पता करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब कि कितने टाइम तक हमारी ये दवा चलेगी उनके थेरेपी में या उस डिजीज़ को क्योर करने के लिए। थेरेपेटिक विंडो, जो हम अपना लीथल डोज, इफेक्टिव डोज, ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो हमारा थेरेपेटिक विंडो के अंदर आती है। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने का काम हमारा होता है फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। और नेक्स्ट हम आते हैं अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। यहाँ से फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हम करते हैं थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल के रूप में। जो हमारा फेज 2 था वो थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल था और ये कन्फर्मेटरी ट्रायल है। वहाँ पे हमने चीज़ों का एक्सप्लोर किया था, यहाँ हम कंफर्म करेंगे ऑन अ लार्ज स्केल, मल्टी सेंटर, रैंडम पीपल पे, रैंडम पॉपुलेशन पे नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज कर देंगे। जैसे उसमें हम 500,000 पेशेंट्स लेते थे, यहाँ हम अराउंड 100 to 3,000 पेशेंट लेंगे। और वो जो पेशेंट है वो किसी कन्फाइंड एरिया, कन्फाइंड ग्रुप प्लेस के नहीं होंगे, वो रैंडमाइज्ड होंगे। किसी भी एरिया के पीपल पे हम चेक करते हैं और कंफर्म करते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट को फेज 3 के अंदर। ये इसमें जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो अराउंड 3 से 4 साल लग जाता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में ड्रग के। इसका जो हमारा बेसिक मोटो या बेसिक एम होता है वो होता है टू कलेक्ट सेफ्टी डेटा, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन से हमें ड्रग्स की एफिकेसी और सेफ्टी डेटा को कलेक्ट करना और इस्टेब्लिश करना एफिकेसी इन लार्ज पॉपुलेशन। अब जब इनपुट्स जो हमारे मार्केट से इनपुट्स आएंगे, अगर वो फेवरेबल इनपुट्स होंगे तो हम एक एफिकेसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हाँ हमारी ड्रग जो है वो लार्ज पॉपुलेशन में, लार्ज पीपल में इफेक्टिव कॉज कर रही है। एंड देन फर्दर फेज 3 हमारा खत्म होगा और फेज 3 तक हमारा क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो जाएगा। अब जो हमारी ड्रग फेज 4 में जाती है उससे पहले हम एनडीए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एनडीए एप्लीकेशन हमारा क्या होता है, जब हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारी ड्रग सेफ्टी भी है, इफेक्टिव भी है फॉर ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो हम एनडीए फाइल करते हैं। एनडीए में हमारा सारा डेटा मेंशन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट प्री क्लिनिकल ट्रायल टू फेज 3 ट्रायल। जो हम एनडीए सबमिट करते हैं वो हम डीसीजीआई को सबमिट करते हैं और डीसीजीआई कमेटी जो होती है, एक्सपर्ट्स की जो उनकी कमेटी होती है, वो जो है एक रिव्यू सेटअप करती है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर एंड देन वो हमें अप्रूवल देती है। जब हमारे ड्रग को एनडीए का अप्रूवल डीसीजीआई के थ्रू मिल जाएगा तब हम अपनी ड्रग्स को मार्केट में लाएंगे। वो हमारा आएगा फेज 4 में। फेज 4 में हमारी ड्रग मार्केट में आ गई और हम इसका करते हैं PMC, मतलब कि पोस्ट मार्केटिंग PMS, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में क्या होता है, जब हमारी ड्रग एक बार मार्केट में आ गई तो जब तक ये हमारी मार्केट में सप्लाई हो रही है तब तक इसमें कोई ADR आ रहा है कि नहीं, इसके रिजल्ट इफेक्टिव हैं या नहीं, इन सारी चीजों को सर्विलेंस करना हमारा फेज 4 के अंदर आता है। तो ये पूरी बात हो गई एक कि क्लिनिकल रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। जो हमने फ्लो चार्ट देखा था कि सबसे पहले हम एक प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम IND प्रोसेस में जाते हैं जिसमें हम IND फाइल करके उसको सबमिट करते हैं FDA को। वो FDA हमारा अप्रूवल देता है, उसके अप्रूवल का टाइम अराउंड 30 डेज होता है, 30 डेज के बीच में वो हमारा अप्रूवल देता है। देन आफ्टर हमारा CRF केस रिपोर्ट फॉर्म को हम फिलअप करते हैं जिसमें अपने पेशेंट का पूरा डेटा देते हैं कि हम किस टाइप के पेशेंट को लिए हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। इसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो कि हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल ब्रीफ ओवरव्यू था क्लिनिकल रिसर्च के बारे में।
देन जब हम CRF रिपोर्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम पूरे प्रोटोकॉल्स को सबमिट करते हैं IRB को। IRB जो हमारा होता है वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है। इसका काम हमारा होता है ह्यूमन वेलफेयर को या ह्यूमन एथिक्स को जो है कंडक्ट करना। और उसके बाद जब IRB का अप्रूवल हमें मिल जाता है तो IRB के अप्रूवल के बाद जो है हमारी ड्रग जो है क्लिनिकल ट्रायल में आती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 3 पे हमारा क्लिनिकल ट्रायल ख़त्म होता है और हम देन NDA फाइल करते हैं DCGI को। DCGI कमेटी हमारी NDA को अप्रूव करती है एंड देन हमारी ड्रग मार्केट में आ जाती है। वो हमारा फेज़ 4 होता है जो कि हम PMS जिसको बोलते हैं। इसमें हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं। जब तक हमारी ड्रग का सप्लाई हो रहा है तब तक हमारी ड्रग फेज़ 4 ट्रायल के अंदर रहेगी। तो ये पूरी बात हो गई क्लिनिकल रिसर्च के ओवरव्यू की। अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।